Assalamualaikum. This is me फरमानुल्लाह खान and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता हो कि कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन किसे कहते हैं। तो प्रिवेंशन के लफ्ज़ी मानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो आप किसी डिजीज़ के होने से पहले या उसके प्रोग्रेशन को रोकने से पहले जो आप कोई एक्शन करते हो, तो उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। वो एहतियाती तदाबीर कि कोई भी केस या कोई भी डिजीज़ होने से पहले या डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने से पहले हम जो एक्शन लेते हैं उसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो इस प्रिवेंशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें मेनली 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बाद में एक और लेवल ऐड हुआ जिसको प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। तो यूनिट जो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने प्रिमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को रोकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम न्यू केसेस के अकरेंस को रोकते हैं कि न्यू केसेस हमारे पास ना आए, तो वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन को डिटेल के साथ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के सेकेंड और रिमेनिंग पार्ट को। Secondary prevention. Secondary prevention attempt to reduce the number of existing cases in a population. Secondary prevention का मेन काम क्या होता है कि existing cases हमारे पास reduce हो। अब देखो यहाँ पे मरीज को डिजीज हो चुका है, लेकिन इसका ये डिजीज स्प्रेड ना हो, ये डिजीज इसके बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, तो इस लेवल पे जो आप प्रिवेंटिव मेजर लेते हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मिसाल के तौर पे एक मरीज हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, अब डिजीज तो इसको है, यही हाइपरटेंसिव उसको स्ट्रोक तक ना लेकर जाए, तो उससे पहले आप उसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर लेते हो इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसमें डिजीज हुई होगी, लेकिन हम उसके जो एग्जिस्टिंग केसेस होंगे कि डिजीज पर्सन को हम ऐसे एहतियाती तदाबीर लेंगे कि ये डिजीज पर्सन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर हो जाए, तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। इट इज़ देयरफॉर most appropriately aimed those in the stage of pre-symptomatic disease or the early stage of clinical disease। अगर आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज पढ़ोगे जो इस एपिडेमियोलॉजी का 3rd यूनिट है, तो ये चीज़ें फिर आपको आसानी से समझ आएगी कि हमारे पास जब डिजीज एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पे वो पैथोजेनेसिस फेज में आ जाता है, जिसको हम प्री सिम्टोमेटिक डिजीज भी कहते हैं। कि उसमें क्या होता है, उसमें वो डिजीज़ आपके बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है, लेकिन उसके साइन सिम्टम आपके बॉडी के ऊपर अपीयर नहीं होते, उसको प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। क्लिनिकल स्टेज जब आप में साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाए, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है उसका टारगेट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ या किसी डिजीज़ प्रोसेस के प्री सिम्टोमेटिक या क्लिनिकल स्टेजेस, अर्ली क्लिनिकल स्टेजेस पे डिजीज़ को कंट्रोल करना, ये जो है इस स्टेज पे कंट्रोल करना, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन टारगेट होता है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे पास प्री पैथोजेनेसिस फेज पे कंट्रोल करता था प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप प्री सिम्टोमेटिक
और अर्ली स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, इस स्टेज पे जब आप प्रिवेंशन लेते हो, डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू क्योर डिजीज, डिजीज को ट्रीट करना, क्योर करना, इलाज करना, ख़त्म करना। स्लो इट्स प्रोग्रेशन, डिजीज़ हुई है तो उसका प्रोग्रेशन को स्लो करना कि वो तेज़ी के साथ किसी पर्सन में न बढ़े। रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट आर इंडिविजुअल आर कम्युनिटी, या एक डिजीज़ है तो उससे उस पर्सन को कम से कम नुकसान मिले, तो ये क्या है? ये मेन पर्पस होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन का। तो ये स्लाइड से आपके एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। ये क्योंकि ये जो है ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जिस्टिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो पर्पस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड्स को आप एग्जाम्स के लिए याद रख लें कि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो एक पर्सन को डिजीज़ हुई होगी, लेकिन आप क्या करोगे? प्रिवेंटिव मेजर लोगे कि उसकी डिजीज़ ठीक हो जाए, उसका प्रोग्रेशन कम हो जाए। प्रोग्रेशन कहते हैं डिजीज़ के बढ़ने को, या उस डिजीज़ का जो इम्पैक्ट है उस मरीज़ के ऊपर होगा वो कम से कम हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड स्विफ्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ये किस चीज़ पे वो फोकस करता है? ये फोकस करता है कि डिजीज़ को आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करो और इसके ट्रीटमेंट को एक एब्रप्ट स्टार्ट कर लो। तो क्या करोगे आप इस डिजीज़ के प्रोग्रेस को और इसके नुकसान को कम कर सकते हो। तो इस स्टेज पे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन लेते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन है वो दो हैं। एक होगा अर्ली डायग्नोज, जिसके लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अर्ली डायग्नोज हम फोकस करेंगे कि जल्द से जल्द एक डिजीज डायग्नोज हो जाए अर्ली स्टेजेस में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेन पर्पस क्या होगा कि डिजीज प्रोग्रेस ना हो। तो डिजीज प्रोग्रेस कैसे रोकोगे? जब वो अर्ली स्टेज पे आप उसको डायग्नोज करोगे। सेकेंड, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आप उतनी परफेक्ट लो या परफेक्ट ट्रीटमेंट दो किसी पेशेंट को कि उसकी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड ना हो, उसकी जो डिजीज़ है वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के दो स्पेसिफिक इंटरवेंशंस हैं। अब स्क्रीनिंग फॉर अ डिजीज़, स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? अ कॉमन अप्रोच टू सेकेंडरी प्रिवेंशन इज स्क्रीनिंग फॉर अ डिजीज़। मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। जब एक डिजीज़ साइन सिम्टम अभी उसके अपीयर ना हुए हो तो उस स्टेज पे अगर आप उस डिजीज़ को क्या करते हो, उस डिजीज़ को फाइंड आउट करते हो, तो वो हम स्क्रीनिंग के ज़रिए फाइंड करते हैं। जब साइन सिम्टम अपीयर हो जाए तब आप टेस्ट के ज़रिए चेक करोगे तो वो क्या होगा? वो डायग्नोज होगा। इट इज़ अ सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मीन ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट। आप टेस्ट अप्लाई करते हो किस लिए? कि जो डिजीज़ अनरिकॉग्नाइज हो उसका आपको पता चले। मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, अब क्या हुआ कि आप में डायबिटिक के थोड़े बहुत अलामात शुरू हो गए, लेकिन आपको कोई इशू नहीं है डायबिटीज़ वाला। आप इस स्टेज पे आप स्क्रीनिंग कर रहे हो। क्यों? कि ऐसा तो नहीं कि मैं कल को डायबिटिक बन जाऊं या मेरे बॉडी में डायबिटिक के चेंजेस आना शुरू हो गए हो। तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ के लिए होते हैं। जब एक डिजीज़ रिकॉग्नाइज हो जाए तो उसके लिए फिर जो टेस्ट होता है उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। एग्जामिनेशन और प्रोसीजर इन अपेरेंटली हेल्थी पॉपुलेशन। तो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई से पहले मेडिकल होता है, तो वो मेडिकल यही स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कि देखा जाए कि ये पर्सन जो हेल्थी नज़र आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसके बॉडी में कोई डिजीज़ चल रही हो। स्क्रीनिंग इज परफॉर्म टू डिटेक्ट डिजीज़ अर्ली सो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएट। अर्ली स्टेजेस पे डिजीज़ को डिटेक्ट करके उसके लिए ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग की जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं तो मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए अगर आप मेमोग्राफी करते हैं जिसके ज़रिए आपके पास इमेज के ज़रिए शो होता है
किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। आई टेस्ट अगर आप करते हो ग्लाइकोमा होने से पहले, अगर किसी को आई पेन वगैरह हो वो टेस्ट करे कि ऐसा तो नहीं कि मुझे ग्लाइकोमा हो रहा है। इसके बाद ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर हमारे पास कोलान का कैंसर, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं ऐसा तो नहीं कि किसी पेशेंट को कि स्टूल में ब्लड आ रहे हैं। अगर ब्लड आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये शायद इसको कैंसर हो, तो फिर हम इसके लिए फर्दर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करेंगे उस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो उससे पहले ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट जो हैं ये क्या, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। पेस्मियर फॉर सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट किया जाता है मेल में प्रोस्टेट कैंसर से पहले, कि ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो। तो ये तमाम जो टेस्ट हैं ये हेल्थी लोगों में किए जाते हैं, उनमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, लेकिन ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन में ये डिजीज हो। अब स्क्रीनिंग के टाइप्स हैं। एक है मास स्क्रीनिंग, इन्वॉल्व द होल पॉपुलेशन, मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट इन पॉपुलेशन। मास स्क्रीनिंग ये है कि मिसाल के तौर पे एक जगह है, वहाँ पे कैंसर के केसेस आ रहे हैं, तो आप क्या कर लो कि उस कम्युनिटी के तमाम लोगों के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर लो, ताकि आपको पता चले कि ऐसे लोग जो हेल्थी नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कैंसर स्टार्ट हो गया हो, तो उसको हम मास स्क्रीनिंग करते हैं। जिस तरह आप क्या करते हो कि तमाम बच्चों के कोई स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हो पोलियो के लिए, या बूढ़े लोग हैं उसके ब्लड प्रेशर, तमाम जो लोगों के क्या करते हो बीपी चेक करते हो, किस लिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ओल्ड एज के लोग हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे, तो इसको हम कहते हैं मास स्क्रीनिंग। टारगेटेड स्क्रीनिंग क्या है कि एक सेलेक्टेड ग्रुप आपने लिया होगा, उसको आप क्या कर उसकी स्क्रीनिंग आप करते हो। इस तरह क्या है, मिसाल के तौर पे selected group who are anticipated to have an increased prevalence of a condition for which screening has been initiated। क्या है या इंस्टीट्यूटेड, कि आपके पास मिसाल के तौर पे किसी एक मुल्क में कोई डिजीज़ हो, तो आप उस मुल्क से जितने भी लोग आते हैं आप सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग करते हो, बाकी कंट्री से लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे। जिस तरह शुरू में क्या था कि कोविड-19 के दौरान चाइना से जो लोग आते थे उनकी स्क्रीनिंग होती थी, तो ये क्या आप एक पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टारगेटेड स्क्रीनिंग। जिस तरह मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन रिलेटिव ऑफ पीपल विद फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया, कोई भी पर्सन ऐसा कि उसके फैमिली में लिपिडीमिया के लोग ज़्यादा हैं, कि जिनके ब्लड में लिपिड नॉर्मल से ज़्यादा पाया जाता है, जो हर डिजीज़ काज करते हैं। अगर इस तरह के लोगों में आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए टेस्ट वगैरह करते हो स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आप एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को ले रहे हो, तो इसको हम टारगेटेड स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ये मास स्क्रीनिंग और टारगेटेड स्क्रीनिंग ये आप MCQs के लिए याद रख लें। अब ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है एग्ज़ाम के हवाले से कि क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हो या किसी भी कम्युनिटी के लोगों की आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया किसने दिया? देयर आर WHO गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गाइडलाइन for deciding when screening is appropriate, drawn up by Wilson and Jungner in 1968। 1968 में WHO का जो गाइडलाइन बने स्क्रीनिंग के लिए कि अगर आप किसी पॉपुलेशन या किसी ग्रुप की स्क्रीनिंग करते हो तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स आपने फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कंडीशन शुड बी एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। जिस कंडीशन के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक सिंपल डिजीज़ के लिए आप स्क्रीनिंग पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो नहीं, वो इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिसकी स्क्रीनिंग करना इम्पॉर्टेंट होगा। सेकंड, नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड। नेचुरल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, नेचुरल हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ोगे ना तब आपको समझ आ जाएगी कि स्क्रीनिंग हम कौन से स्टेज में करते हैं, समझ गए। तो जब आपको किसी डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री का पता होगा तो आप उसके प्री क्लिनिकल स्टेजेस पे स्क्रीनिंग करोगे। अब एक पर्सन है जिसके साइन सिम्टम शुरू हो गए तो उस स्टेज पे आप उसकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, तो जो हम स्क्रीनिंग करते हैं वो प्री क्लिनिकल स्टेज पे करते हैं। तो आपको नेचुरल हिस्ट्री का पता होना चाहिए उसी डिजीज़ के बारे में जिसके लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हो।
थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि देयर शुड बी अ डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज उसका डिटेक्टेबल होना चाहिए। अब कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अर्ली स्टेज को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए स्क्रीनिंग आपके पास क्लियर आएगी, तो वो स्क्रीनिंग करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ है देयर शुड बी अ सुटेबल टेस्ट फॉर अर्ली स्टेज। क्या आपके पास स्क्रीनिंग के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तब आप स्क्रीनिंग करो। अब कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बाई चांस आप मिक्स टेस्ट कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन्ड। जो आप स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट कर रहे हो तो वो उस पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हो जो उस पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है या सुटेबल ही नहीं है, तो आप ऐसा टेस्ट करोगे जो उस पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्टेबल हो। द कॉस्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट। सही है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट की कीमत है तो वो क्या है, वो उसके फायदों के क्या होगा, उसके साथ बैलेंस में होगा। ऐसा तो नहीं कि फ़ायदा कम है लेकिन उस स्क्रीनिंग टेस्ट पे हज़ारों लाखों रुपए आते हैं तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है जो स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले आपने लाजमी फॉलो करना है, इसको आप लोग याद रख लें। डिजीज ट्रीटमेंट, तो एग्जाम्पल ऑफ अदर सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्किन कैंसर लीजन एज दे अकर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्यों? ताकि आपको स्ट्रोक ना हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। फोर्थ जो हमारे पास प्रिवेंशन का टाइप है वो है टर्शियरी प्रिवेंशन, फोर्थ लेवल। Tertiary prevention tries to limit disability and improve functioning following disease or its complication, often through rehabilitation। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में हम डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या डिसेबिलिटी हैं उसको कम करने के लिए जो आप प्रिवेंशन लेते हो उसको टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। सही है। Therefore, it is most applicable during the late clinical stage or the stage of diminished capacity। देखो, एक पर्सन है, डायबिटीज़ है, अब उसका एक फुट खराब हो गया, डायबिटिक फुट उसको हो गए। अब आप क्या करते हो, इस डायबिटिक फुट को काटते हो। क्यों? ताकि ये इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर ना जाए, उसके बॉडी के बाकी पार्ट्स को डैमेज ना करे, तो उसके लिए हम लिम्ब एम्पुटेशन कर रहे हैं। तो ये एक प्रिवेंशन आप कर रहे हो, किस चीज़ के लिए? कि उसके बॉडी में फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो या डिजीज़ उसके बॉडी को फर्दर डैमेज ना करे, तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। तो टर्शियरी प्रिवेंशन जो है वो डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करता बल्कि डिसेबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है, रिहेबिलिटेट करता है आपके लॉस को। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, और ये लेट क्लिनिकल स्टेज पे हम इसको फॉलो करते हैं। एम ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू ए रेमेडिएबल कंडीशन। क्या करता है कि इसमें हम पेशेंट के कंडीशन या जो उसकी डिसेबिलिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और इसको हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उसकी जो रेमेडिएबल कंडीशन है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, माजूरी तो आ गई, एक डिसेबिलिटी तो आ गई, आप उस डिसेबिलिटी के साथ इसके एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो आप वो एक्शन लेते हैं उसको टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। हाँ, टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या है, इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन आर। इसमें अब देखो, हर एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम डिफरेंट तरीकों से इंटरवेंशन कर रहे थे। टर्शियरी में हम डिसेबिलिटी को लिमिट करेंगे, डिसेबिलिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो ख़त्म होता था सेकेंडरी प्रिवेंशन में। टर्शियरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी आ गई है, अब उस डिसेबिलिटी को हम लिमिट कर रहे हैं। सही है। इसमें हम सेकेंड रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन में क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जिसकी टांग काट दी गई है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको नकली टांग लगा लेते हो और आप मतलब सोशली उसको सपोर्ट दे रहे हो। सही है कि उसको आप एजुकेट कर रहे हो कि देखो अगर आपकी एक टांग चली गई, एक नकली टांग आपकी लगा दी हमने, सही है, प्लास्टिक वाली, तो इससे आप चल भी सकते हो।
सही है। इसके बाद हम उसको सोशल या वोकेशनल सपोर्ट कैसे देंगे कि वो पहले जो चल के काम करता था अब हम उसके लिए सेटिंग कर ले कि वो बैठ के वो काम करे, उससे वो पैसे कमाए। तो ये इंटरवेंशन उसकी डिसेबिलिटी को कम करता है और उसकी जो लॉस को उसको कम करता है। तो ये जो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं इसको टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या आता है? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज। डायबिटीज़ है, एक पर्सन को डायबिटीज़ है, उसके पेनक्रियाज में मसला है, उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहे, ये डिसेबिलिटी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि यही डिसेबिलिटी डायबिटीज़ तो पूरी ज़िंदगी उसको होगा, लेकिन इसी डायबिटीज़ की वजह से उसका कोई आर्गन डैमेज ना हो, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन में आ रहे हैं। द अनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिजीज़। अब एक क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो गई है, एक पर्सन है उसका एक वाल 50% 60% तक क्लोज ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन वो प्रिवेंटिव मेजर ले रहा है कि उसके ये कंप्लीट ब्लॉकेज ना हो, तो इसको हम टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। और टर्शियरी प्रिवेंशन हम मोस्टली रिहेबिलिटेशन के ज़रिए करते हैं। तो अगर आप किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, किस वजह से कि उसकी जो डिसेबिलिटी हो वो फर्दर ज़्यादा ना हो, तो उसको हम मेडिकल रिहेबिलिटेशन कहते हैं। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मैंने कह दिया कि आप उसके लिए कोई इस तरह का बिजनेस वगैरह या काम ऐसा हो कि उसमें क्या हो कि उसमें वो बैठ के काम करे, तो हम वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में कहते हैं। सोशल रिहेबिलिटेशन में सोशली आप उसको सपोर्ट करो, उसको कोई गेम वगैरह के लिए लेकर जाओ, बाहर घूमने वगैरह के लिए लेकर जाओ, तो ये क्या है, सोशली रिहेबिलिटेशन होगा। या साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, आप उसको मोटिवेशन वगैरह दो कि जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, तो आप उसके लिए खफा ना हो। तो ये क्या है, ये 4 टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन है जो हम टर्शियरी प्रिवेंशन में करते हैं। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ के देखते हुए हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लिनिकल कोर्स ऑफ अ डिजीज़ कि एक डिजीज़ के स्टार्ट होने से पहले उसके एंड तक हम प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन कहाँ कहाँ पे लेंगे। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ है जिसको मैंने 3rd यूनिट में एक्सप्लेन किया है। ये है हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिमोडियल प्रिवेंशन को आप इटियोलॉजिकल फेज कि जब डिजीज काज नहीं हुई वहाँ पे आप प्रिमोडियल प्रिवेंशन फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो। वहाँ पे आप प्राइमरी प्रिवेंशन को अप्लाई करते हो कि एक डिजीज अभी होने वाली है, दूसरी एक डिजीज हो चुकी है लेकिन वो प्री क्लिनिकल फेज में, उसके साइन सिम्टम अभी अपेयर नहीं हुए, वहाँ पे जो आप प्रिवेंशन लेते हो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। एक डिजीज हो चुकी है, क्लिनिकल स्टेज से वो गुजर चुकी है, अब वो डिसेबिलिटी की तरफ पर्सन को लेकर जा रही है, वहाँ पे उसकी डिसेबिलिटी को कम करने के लिए जो आप प्रिवेंटिव मेजर लेते हो इसको हम टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो ये स्लाइड भी एग्जाम के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ को कंपेयर किया है, को रिलेट किया है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के साथ, तो इसको आप एग्जाम्स के लिए याद रख लें। सही है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो ये हमारे पास कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के यूनिट के 2nd पार्ट का वीडियो लेक्चर है। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ये यूनिट और एपिडेमियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बायोस्टेट के सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।